नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटीवी बिहार रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2013 में। ईटीवी वास्तु विहार और आम्रपाली के सहयोग से आज किए जा रहे इस कॉन्क्लेव का ये प्रयास रहेगा कि एक जगह मिलकर बिहार के रियल एस्टेट के मौजूदा हालात पर हम विस्तार से बातचीत करें। जो दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से उन दिक्कतों से हमें निजात मिल सकती है और साथ ही में इन समस्याओं का कैसे समाधान ढूंढा जा सकता है, इस पर आज चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी ईटीवी हिंदी और उर्दू के हेड श्री जगदीश चंद्रा जी को। जगदीश जी, प्लीज़ आप मंच पर आएँ और सभी को ईटीवी के इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। इस रियल एस्टेट मीट के मुख्य अतिथि बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी, हमारे वैल्यूबल स्पॉन्सर्स और उपस्थित सभी महानुभाव, वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं आप सबका ईटीवी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पटना में आज रियल एस्टेट कॉन्क्लेव आयोजित हो रही है। इसका मायना ये है कि नीतीश कुमार सरकार के नेतृत्व में, श्री सुशील मोदी के नेतृत्व में अब पटना और बिहार एक रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर देश के सामने आ रहा है। बहुत सालों के इंतज़ार के बाद अब लोग पटना में पैसा लगाने के इच्छुक हैं। अब गया में, दरभंगा में लोग पैसा लगाने के इच्छुक हैं। तो इस अवसर पे हमने एक छोटा सा प्रयास किया है रियल एस्टेट को यहाँ आमंत्रित करने का, सरकार के साथ मिलके इन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का, और आज की ये मीट इसी दिशा में, इसी सिलसिले में एक कड़ी है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया जगदीश जी। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे वास्तु विहार के चेयरमैन श्री विनय कुमार तिवारी जी को कि प्लीज़ आप मंच पर आएँ और दो शब्द कहें। उपस्थित महानुभावों, रियल एस्टेट उद्योग, एकेडमिक्स, सभी क्षेत्र के यहाँ आए हुए सभी सम्मानित जन, मोदी जी के इस आर्थिक रूप से विकसित किए जा रहे राज्य में आप सबका वास्तु विहार की ओर से स्वागत है। आपने सही बोला कि आज रियल एस्टेट बिहार पूरे देश के लिए एक डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। अनिल शर्मा जी आए हुए हैं दिल्ली से और ये बिहार से बाहर गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बिहार की तरफ लौटने के लिए प्रयासरत है। बस मोदी जी के एक मुस्कान का इंतजार है। मैं एक लाइन में बोलूं तो वास्तु विहार बिहार से जन्म लिया। पूरे अभी 6 राज्यों के करीब 46 शहरों में हम कार्यरत हैं। बिहार के तो गांव-गांव में हमने अपना काम किया है, झारखंड के गांव-गांव में काम किया है। आप जिस शहर से गुजरेंगे तो आपको रियल एस्टेट दिखेगा। क्या अनिल शर्मा जी जैसे महानुभाव बिहार में कब आएंगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के ओर से एज ए स्पॉन्सर मैं सबका फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अनिल जी, प्लीज आप भी मंच पर आएं। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी, ईटीवी के प्रमुख श्री जगदीश चंद्रा साहब, ईटीवी परिवार के सभी सदस्यगण, वास्तु विहार के एमडी, उद्योग जगत से आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, शिक्षाविद, पटना के आम भाई एवं बहनों, आम्रपाली ग्रुप के सभी सदस्य, जो ये रियल एस्टेट कॉन्क्लेव है ईटीवी के माध्यम से कई राज्यों में किया गया, तो मेरी ओर से एक सुझाव था ईटीवी को कि क्यों नहीं बिहार में भी इस कॉन्क्लेव को लाया जाए। पटना या बिहार आज देश के नक्शे पे है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है, और बाकी तो चर्चाएं होंगी, उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अमेरिका जैसे रिच कंट्री में भी रियल एस्टेट मोर देन 21% कंट्रीब्यूट करता है। तो यदि रियल एस्टेट को स्ट्रेंथन किया जाए, जो हम लोग नेशनल लेवल पे भी इसकी चर्चा करते रहते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जीडीपी बढ़ेगा। और बिहार में भी वही चर्चा अगर हम लोग करते हैं और यहाँ भी रियल एस्टेट के ग्रोथ के लिए सोचते हैं, तो हमारा जो आर्थिक सुधार है और बेहतर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका। और अब हम गुजारिश करेंगे हमारे मुख्य अतिथि श्री
सुशील मोदी जी का कि प्लीज़ वो मंच पर आएं और कुछ दो शब्द कहें। श्री जगदीश चंद्रा जी, माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, श्रीमती उषा विद्यार्थी जी, श्री बैजनाथ प्रसाद जी, बिहार सरकार के और प्लानिंग के प्रधान सचिव श्री विजय प्रकाश जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री सिद्धार्थ जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष, आम्रपाली के चेयरमैन श्री शर्मा जी और तमाम यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि ईटीवी के द्वारा और आज ये कार्यक्रम या कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जब आप किसी शहर में जाइए तो उस शहर में क्या हो रहा है अगर ये जानना हो तो उसके जो होर्डिंग्स हैं उनको देखकर आपको अंदाज हो जाएगा कि यहाँ कौन सी गतिविधि सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो आप दुनिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के होर्डिंग्स देखेंगे, या क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, क्या चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। तो आप अगर पटना में जाएं तो आपको सबसे ज़्यादा होर्डिंग दिखाई पड़ेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। तो इसका मतलब है कि पटना में, बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट उसका है। दूसरे आपको होर्डिंग्स दिखाई पड़ेंगे मोबाइल फ़ोन्स के। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन्स को बेचती हैं। और हाल के दिनों में तीसरे सबसे ज़्यादा होर्डिंग्स हैं, ये हाल के दिनों में कह रहा हूँ, पिछले 8-10 महीनों में। तो हाल के दिनों में अचानक मैंने देखा कि पटना के होर्डिंग से बड़ी संख्या में, और जो डेवलपर्स हैं या जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनियां हैं, उनके कम से कम जब पटना में 50 से ज़्यादा अलग अलग होर्डिंग्स, एक के होर्डिंग्स 10-20 हो अलग बात है, 50 होर्डिंग्स आपके, और ये पिछले 7-8 महीनों में ये ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ है ये कि जो हाउसिंग का जो मामला है ये बहुत तेज़ी से और बिहार के अंदर बढ़ रहा है। यानी बिहार किस दिशा में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। मैं संदर्भ में 2 बातें कहना चाहूँगा। मुझे पता नहीं है, सरकारी कर्मचारी कम दिखाई पड़ रहे शायद बैठे हुए, कि बिहार सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अभी उनको हाउसिंग लोन हम देते थे वो 7.5-8 लाख रुपया होता था अधिक से अधिक, और उसकी राशि बहुत कम थी, 7.5-8 लाख में कोई फ्लैट नहीं आ सकता है, और सरकार की एक सीमा लोन देने की। तो अभी हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है कि हमारे जो कर्मचारी अगर हाउसिंग लोन लेना चाहेंगे तो उसका गारंटर बिहार सरकार बनेगी, और वो लोन बैंक देगा, गारंटर बिहार सरकार होगी। उसके वेतन से हर एक महीने उसका EMI अपने आप कटकर बैंक के खाते में जमा हो जाएगा। और यह समझौता करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है जहां इस प्रकार का ये MOU साइन किया गया बैंक्स के साथ। बैंक्स का लोन सुरक्षित हो गया, और अगर वो रिटायर भी कर गया वो कर्मचारी तो उसके पेंशन से उसकी EMI कटेगी। और मैंने बैंक वालों से ये कहा है कि एक आप जिस तरह का कॉन्क्लेव आज कर रहे हैं, हम एक कॉन्क्लेव करेंगे अलग से केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, और बैंक के भी प्रतिनिधि वहाँ रहेंगे। एक ही जगह बैंक के लोग रहेंगे और सरकारी कर्मचारी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों को पता ही नहीं कि इस प्रकार की सुविधा है। तो मैं जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, और साथ ही साथ जो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि बैंक के साथ मिलकर, और अभी 5 बैंक और हमारे पास उनका प्रपोजल आया है, वो MOU साइन करने के लिए हमारे साथ तैयार है। 3 शब्दों के साथ, और मैं देश भर के तमाम बिल्डर्स जो आज नहीं भी आ सके होंगे, मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, और आवश्यकता होगी तो जगदीश जी आपकी सहायता लेकर हम दिल्ली में कॉन्क्लेव करना चाहेंगे, और दिल्ली में जो तमाम बड़े बिल्डर्स हैं और लोग आएँ, बिहार आपके लिए स्वागत में खड़ा है, और हम आगे आने वाले 2 वर्षों के अंदर बिहार को हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। प्लीज़ बने रहिएगा, गुजारिश करेंगे कि आप बने रहे सुशील जी हमारे साथ, और हम साथ ही में चाहेंगे कि विनय जी और अनिल जी प्लीज़ आप मंच पर आएँ और हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट को सम्मानित करें। हम खास तौर पर यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे
हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का, और सबसे पहले हम देखना चाहेंगे हमारी पहली एवी वास्तु विहार की। वास्तु विहार 14,000 घरों का निर्माण पूरा कर चुका है। 20,000 घरों का निर्माण कार्य जारी है तथा अगले 3 साल में 1 लाख घर बनाने की तैयारी है। कुल 45 शहरों में 79 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। बिहार झारखंड के सभी 1 लाख आबादी से ऊपर शहरों में कार्यरत है। बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। विश्व स्तरीय रिजॉर्ट संबोधि रिट्रीट की भी स्थापना की, जो 4 सालों से बोध गया स्थित फाल्गु नदी पर कार्यरत है। धनबाद में भी उत्तरायण नाम से रिजॉर्ट का निर्माण कार्य जारी है और बहुत जल्द मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वास्तु विहार अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। या कहें, भारत में सबसे कम कीमत में आम आदमी को घर देने का विश्व स्तरीय कार्यक्रम है वास्तु विहार, और अब विभिन्न क्षेत्रों में उनके सुख समृद्धि के लिए कार्यरत है। हम चाहेंगे कि हम आम्रपाली की एवी देखें प्लीज। कहते हैं जिंदगी एक सफर है, जहां कभी खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करती हैं, तो कभी कुछ राहें हमारी रुकावट बन जाती हैं। पर हम कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, बस बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम, अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। आज के डेट में रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया का 5वें पायदान पे है विश्व में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट आप नहीं बनाते हैं तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड रियल सेक्टर आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। अब वक्त हो गया हमारे इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करने का, और आइए बस शुरुआत करते हैं इस कॉन्क्लेव के पहले सेशन की, क्योंकि इस कॉन्क्लेव को हमने 2 अलग अलग सेशंस में बांटा है और इसके लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे पहले सेशन के पैनलिस्ट को। सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे एस सिद्धार्थ जी से, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के, प्लीज़ आप मंच पर आएँ। साथ ही में विजय प्रकाश जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अनिल शर्मा जी, CMD आम्रपाली ग्रुप, KPS केसरी जी, प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेशन की। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस खास कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि बिहार रियल एस्टेट सेक्टर वाकई अब एक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि देश जिस तरीके से विकासशील है और एक दौर से गुजर रहा है, उसमें बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान है। और किस तरीके से हम बिहार में विकास की रफ्तार को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, और कैसे यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरीके के सुधार करने की ज़रूरत है, क्या समस्याएँ हैं, किस तरीके से हम उससे बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे और बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले हम देखना चाहेंगे एवी। भारत जैसे क्षेत्र में उन्नति और प्रगति के पीछे आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही हाथ माना जा रहा है। इसी के चलते एक और इंडस्ट्री भी फल फूल रही है, और वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में रियल एस्टेट की शुरुआत लगभग 3 दशक पहले यानी कि 1980 में हुई, और आज ये तकरीबन 32 सालों में तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए एक मुकाम हासिल कर पाया है। पर कहीं न कहीं आज भी ये सेक्टर नए प्रयोगों के साथ आवास की अपनी सबसे बड़ी समस्या से जूझता नजर आ रहा है। अब इन हालातों से निपटने का समय आ गया है। इसके लिए कई कदम भी उठाने होंगे। शहरीकरण की गति तेज करने के लिए मास्टर प्लानिंग, ग्रामीण इलाकों को भी विकसित करने की योजना, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए खास नीतियां, स्थानीय उद्यमियों को मौका, भूमि अधिग्रहण की नीति में बदलाव कर लैंड बैंक का निर्माण, बैंकों के जरिए पूंजी का इंतजाम और कंस्ट्रक्शन की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। तो रियल एस्टेट की ये तस्वीर एक चीज़ बयां करती है कि अर्थव्यवस्था जो कि तेज़ी से बढ़ रही है हमारे देश में, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अभी भी इसे एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल पाया है। अनिल जी, क्यों आपको लगता है कि अभी तक इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल पाया है? देखिए, अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रोथ की हिस्ट्री में जाएँ तो आप 1990s का एरा देखें, उस टाइम तक रियल एस्टेट डेवलपमेंट इंडिया में इनफैक्ट एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में जाना जाता था।
और जब से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई इंडिया में, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर का थोड़ा सा इवोल्यूशनरी स्टेज शुरू हुआ, जिसको इवोल्यूशनरी स्टेज कहते हैं। आज के डेट में रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया का 5वें पायदान पे है विश्व में और सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। तो अनिल जी ने अभी सिद्धार्थ जी विस्तार से बताया कि किस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए, अभी भी लोगों को बहुत सारी परेशानियां आती हैं, अभी भी बहुत सारी दिक्कतें और तकलीफें आती हैं, ऐसा क्यों है? एक बिहार प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की पास हुई है दिसंबर वाले सत्र में, जो 2012 सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और एक प्लानिंग बोर्ड का भी गठन हो गया है। इस एक्ट के अंतर्गत अब जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में जो उभर रहे बिल्डर्स हैं, अब एक अपॉर्चुनिटी है जब एक बड़े विस्तार से टाउनशिप्स, विस्तार से प्लानिंग कर बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं, स्ट्रक्चर्ड जो एस्टैब्लिश बिल्डर्स हैं, अब वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन विजय जी, आपको लगता है कि अब एक सही दिशा मिल गई है और एक पीपल फ्रेंडली हाउसिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है बिहार में? हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिशन बनाएं, जिसमें हाउसिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वहाँ पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट आप नहीं बनाते हैं तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइज रियल सेक्टर आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ नंद किशोर यादव जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड एंड कंस्ट्रक्शन। लगातार बातचीत की जा रही है कि अगर रियल एस्टेट में प्रगति करनी है, विकास करना है, तो दूसरे सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे में सड़कें अगर नहीं होंगी, सही तरीके की कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं होगा, तो वहाँ टाउनशिप्स कैसे बनेंगी? जहाँ तक सड़कों का सवाल है, एक बड़ी कार्य योजना के तहत बिहार में सड़कों के निर्माण का काम हो रहा है। केवल अगर मोटा मोटी नक्शा आपको हम दें तो पटना जो राजधानी है, आने वाले 3-4 साल के बाद आप पटना से जिस दिशा में जाना चाहेंगे आपको 4 लेन सड़क उपलब्ध हो जाएगी। जब भी पानी बरसता है वो मार्केट पानी में डूबा रहता है, तो सरकार को टैक्स देने के साथ साथ सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक प्राइवेट बिल्डर्स हैं, वो इस पॉलिसी में हम लोग जरूर अंकित करेंगे कि कितने परसेंटेज और कितने लिमिट्स तक आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और LIG के लिए आपको उसमें घर बनाने पड़ेंगे। केसरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से विकास हो रहा है, बिहार को एक मॉडल स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है, अभी भी लगता है कि बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिसकी भरपाई करनी ज़रूरी है? ये बहुत सीधी बात है, कमियों की तरफ ध्यान बाद में जाए। 11% हमारा अभी अर्बनाइजेशन लेवल है बिहार में, तो निश्चित रूप से 89% लोग अभी विलेज में रह रहे हैं, और जो विलेज को भी हम अर्बनाइज विलेज करने की प्यूरा का एक जो बात थी, उस लाइन में भी अभी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब भी हम लोग माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन कहाँ होगा? जनरली अर्बनाइज सेक्टर में माइग्रेशन होता है, और वो लेवल हमारा पुअर है, तो हमारी इकोनॉमी भी बैकवर्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल हमारा पुअर है। तो ये सारी चीज़ एक साथ से उभर के आती है, और इसमें सबसे बड़ा केवल रियल एस्टेट ही वोट नहीं करता है। वी शुड टॉक अबाउट टोटल अर्बन डेवलपमेंट की बात करनी होगी है, और साथ साथ उसके हमको रीजनल डेवलपमेंट की बात करनी होगी अपने इस स्टेट में भी। मैं नहीं मानता हूं कि इसके लिए बहुत बड़े लोग आवेंगे तभी काम होगा, क्योंकि बिहार की एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ की जो भी विकास हो रही है यहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा ही हो रही है, और ये स्थिति अभी काफ़ी दिनों तक चलेगी। बाहर से लोग आके आपका विकास नहीं करेंगे, आपका विकास यहाँ के रहने वाले लोग ही करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ, दिक्कतें कहाँ पर आती हैं जब आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं? जो परेशानी आती है वो कहाँ पर है, क्योंकि ऐसी कोई कमी नहीं है राज्य में? पटना सबसे पहले हम लोग का मास्टर प्लान तैयार होकर अप्रूव हो जाएगा, ये मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन उसमें जो हम लोगों ने फोरकास्ट रखा है वो अगले 30 साल तक का फोरकास्ट रखा है कि अगले 30 साल ये पटना कितना ग्रो करेगा, किस किस क्षेत्र में और किस किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। लेकिन रियल एस्टेट सिर्फ पटना की सिर्फ एक संदर्भ में बात नहीं कर मैं इसलिए कहा कि 20 शहरों की बात हम कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो। मैं आदरणीय सचिव नगर विकास जी से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ बिहार सरकार बैंकर से बात कर रही है हाउसिंग लोन के लिए, और दूसरे तरफ नक्शा पास बंद कर चुकी है। एक तरफ वो बाहरी बिल्डर को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ अभी तक नई बाईलॉज का कोई ठिकाना नहीं है, तो यह कैसी विडंबना है?
देखिए ये हम लोगों ने ज़रूर रोक लगाई है 11 मीटर वाली बिल्डिंग्स पे के बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन का, और ये एक्ट आने के बाद हम लोगों ने लगाई है, जब एक्ट हम लोगों का इन प्लेस आ गया है। बिल्डिंग बाय लॉज अनदर करीब 1-1.5 महीने में फाइनल स्टेजेस पे है, और 1-1.5 महीने में आपके यहाँ आपको सभी को नए बिल्डिंग बाय लॉज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और ये बिल्डिंग बाय लॉज सभी राज्यों में जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, जो FAR रेशोज़ हैं और जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, उसको रख के बनाई गई है। तो ये एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही विकसित बिल्डिंग बाय लॉ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्या जो नया बायलॉज बनाया जा रहा है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए जो कम कीमत के घर चाहते हैं, ये जो व्यवस्था हम लोगों ने की है, ये एक हाउसिंग पॉलिसी आने वाली है जिसमें हम लोग ये स्पष्ट करेंगे उसमें कि जहाँ एक और सरकार जहाँ बनाती है, एक तो हाउसिंग बोर्ड बनाती है, हाउसिंग बोर्ड जो बनाती है उसमें तो स्पष्ट आरक्षण है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कि इतने घर बनेंगे। हम मिनिमम 25% का हम लोगों ने उसमें आरक्षण रखा हुआ कि EWS LIG हम लोग उसमें बनाएंगे। जहाँ तक प्राइवेट बिल्डर्स है वो इस पॉलिसी में हम लोग ज़रूर अंकित करेंगे कि कितने परसेंटेज और कितने हद तक और कितने लिमिट्स तक आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और LIG के लिए आपको उसमें घर बनाने पड़ेंगे। खेतान मार्केट आज से 20 साल पहले बना, जिसमें आज प्राइवेट सेक्टर में शायद सबसे ज़्यादा दुकानें हैं, लेकिन आज भी वहाँ की अगल बगल की जो सड़कें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। जब भी पानी बरसता है वो मार्केट पानी में डूबा रहता है। तो सरकार को टैक्स लेने के साथ साथ सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इनकी जिस सड़क की चर्चा करें वो पहले नगर निगम के अंतर्गत था, लेकिन मैंने इनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए उसको पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर लिया है, टेंडर कर दिया है, 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। नंदकिशोर जी गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज़ मंच पर आए, साथ ही में राजेश रैना जी एडिटर ETV नेटवर्क का, प्लीज़ आप भी मंच पर आए प्लीज़। जब आप एक बिल्डर हैं कि आपको आसानी से ग्राहक मिल जाते हैं, किधर किधर आपको दिक्कत आती है या रुकावट पेश आती है? हम यहाँ पे यदि एक कट्ठे ज़मीन के लिए किसी को यदि 50 लाख भी देना पड़ता है तो हम मना के बातें करके प्यार से उनको सलाह के बात कर लेंगे, लेकिन जो 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन दिल्ली से आके खरीदेगा उसके लिए तो असंभव है। और आइए अब इस रियल एस्टेट कॉन्क्लेव के दूसरे भाग में चलते हैं, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले हम मंच पर बुलाना चाहेंगे प्रोफेसर NK चौधरी को, इकोनॉमिस्ट हैं, विनय कुमार तिवारी जी को, चेयरमैन वास्तु विहार, साथ ही में शिवराज मिश्रा जी, जोनल हेड कॉरपोरेशन बैंक, OP साहा जी, एक्स प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स। सब प्लीज़ आप सब मंच पर आएँ। सबसे पहले हम देखेंगे AV और देखते हैं कि क्या कुछ विकास हुआ है बिहार में, क्या सुधार किए जा सकते हैं और क्या रहेंगे खास बिंदु इस डिस्कशन के। भारत में आज रियल एस्टेट का कारोबार देश के कई राज्यों की सुर्खियां बन चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और दिल्ली जैसी कई जगहों पर आज रियल एस्टेट अपनी चमक बिखेर रहा है। मुंबई और पुणे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में महाराष्ट्र के ये शहर रियल एस्टेट के सबसे बड़े गढ़ माने जाने लगे हैं। विकास की नई इबारत भारत का एक और राज्य गुजरात भी लिख रहा है। गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज गुजरात में 800 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और 3,45,000 से ज्यादा छोटी और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्रीज हैं। पिछले 12 सालों में दिल्ली ने तरक्की के कई रिकॉर्ड हासिल किए, जिसका आलम यह है कि आज हर कोई दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में लगा है। तमाम प्रयासों के चलते बिहार की मौजूदा स्थिति में सुधार है, पर फिर भी कुछ बुनियादी जरूरतों के अभाव के कारण ये उद्योग फलने फूलने में असमर्थ है। जमीन की भारी कमी, बैंकों की आनाकानी के कारण पूंजी का अभाव, टाउन प्लानिंग की कमी, स्किल्ड मजदूरों की कमी और आधुनिक संसाधनों की कमी। इन सब के अलावा खासतौर पर कम बजट वालों के लिए भी आवास की समस्या का कुछ बिल्डर तो समाधान भी कर रहे हैं।
साथ ही साथ इस बात का भी पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है कि घर की सुरक्षा और मजबूती से कोई समझौता न किया जाए। एवी को देखकर साफ होता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग का एक ट्रेंड सा हो गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है विनय जी, लेकिन क्या जब वो खरीदारों तक भी पहुंचेगा तो लो कॉस्ट पे मिलेगा वो घर? देखिए, सामान्यतः लो कॉस्ट शब्द ही अपने आप में अनावश्यक है। लो कॉस्ट क्यों? कॉस्ट इफेक्टिव। भवन निर्माण की लागत उतनी नहीं होती जितनी हमें दिखने को दिखती है। मूलतः भवन निर्माण की लागत एफोर्डेबल होती है। हम जमीन और भवन निर्माण के कीमत को एक साथ जोड़ नहीं पा रहे। हम यदि 10 लाख रुपए की जमीन पे घर बनाते हैं तो निश्चित तौर पे 10 लाख के हिसाब से उसका कीमत लेंगे, और यदि 2 लाख के हिसाब से यदि जमीन खरीदते हैं तो निर्माण उस हिसाब से होगा। हमें सोचना होगा कि कोई एक अलग पैच डेवलप किया जाए जहां पे सस्ती जमीन हो, लोगों को एफोर्डेबल हाउसिंग तभी प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे आप बिहार में आप एक नई क्रांति देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में छोटे छोटे शहरों में घर बन रहा है। आरा, बक्सर, भभुआ, पता नहीं 46 शहरों में तो हम ही कर रहे हैं। तो हम तो 7 लाख में फ्लैट दे रहे हैं। कारण ये नहीं है क्या कि 7 लाख में हम पटना में दे पाएंगे। कारण क्या कि पटना में जमीन बहुत महंगी है, हमें ऐसे छोटे शहरों में जाना पड़ता है। जब हमें पटना में जमीन 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की मिलती है, यदि हम सबब में भी जाते हैं तो उसके जगह पे यदि हम हाजीपुर में चले जाते हैं, जमीन हमें 3 लाख रुपए की मिलती है। निश्चित तौर पे हम 7 लाख में घर दे पाएंगे। अब हम सहरसा में यदि करेंगे, वहां पे यदि 3 लाख की जमीन है और पटना में 3 करोड़ की जमीन है, तो दोनों में तुलना तो नहीं कर सकते। दिल्ली की भाषा में यदि हम बात करें और बक्सर की भाषा में बात करें तो बड़ा फर्क आता है। और क्यों दिल्ली? सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली ही क्यों नहीं दिल्ली से लोग पटना की तरफ लौटे, पटना से लोग बक्सर की तरफ लौटे? लो कॉस्ट हाउसिंग अपने आप में हो जाएगा ना। लो कॉस्ट भी क्यों? कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग। बिल्डर को घाटा सहने की तो जरूरत नहीं है। बिल्डर को तो बस आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हुए 10-12% के फायदा की बात कीजिए। निश्चित तौर पे आप भी 7 लाख, 10 लाख, 8 लाख में घर दे सकते हैं। सस्ते जमीन भी थोड़ा शहर से हट के लिया जा सकता है। वहां पे यदि एक ऑर्गेनाइज टाउनशिप बनाया जाए 25-50 एकड़ में, तो मुझे लगता है क्या कि लोगों को घर दिया जा सकता है। बिल्कुल। साजी, आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है वो इस तरीके के घरों का है? क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है मेरा एक छोटा सा आशियाना हो। सही तिवारी जी ने कहा कि सब लोग दिल्ली अगर जाना चाहें, सब लोग पटना आना चाहें, तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा क्योंकि जमीन महंगी है। सबर में अगर जाएं, जैसा ये काम कर रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली सरकार को सबर इलाके को अर्बनाइज करने की ज़रूरत है। वहाँ अर्बनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की ज़रूरत है, तो लोग वहाँ जा कर के मकान खरीदेंगे और जो कैपिटल पे जो प्रेशर है वो ईज होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि जो सबर इलाका है उसका अर्बनाइजेशन होना चाहिए। प्रोफेसर चौधरी, आपको लगता है कि जिस दिशा में अब काम किया जा रहा है, जैसी सोच रखी हुई है सरकार ने, बिल्डर्स ने, हर किसी को अपना घर मिल जाएगा? मैं प्रथम सत्र में सुन रहा था सरकार के प्रतिनिधियों को और उनके मंत्री को, टॉप ब्यूरोक्रेट्स। एक सपना उन्होंने दिखाया है और मैं मानता हूं कि कुछ सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन हमें इस बात की आशंका है कि ये सपना शायद बिहार में सपना ही न रह जाए। मैं आपको एक रिपोर्ट का हवाला दूंगा, फिक्की की रिपोर्ट। उस सर्वे में कई बातें आई हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें बताया है उसने कि 2009 में जीरो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज जीरो, 10 में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जीरो, 11 अगस्त तक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जीरो। ये उसकी रिपोर्ट का हवाला है। जो चिंता की बात होती है वह यह है कि जिनका इंटरव्यू लिया गया है वो रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज को 4 कैटेगरी में बांटा गया: एक्सलेंट, गुड, एवरेज एंड बैड। आपको जान के हैरानी होगी, अन्य बातों को मैं अभी इसमें लाना नहीं चाहता, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी स्थिति बहुत ख़राब है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने उसको बताया है कि या तो बैड है या एवरेज है। पावर सिनेरियो डिसमल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ख़राब है, वो सब तो है ही। जो यहाँ ऑफिशियल्स थे उनको मैं एड्रेस करना चाहता था कि उसमें 90+% लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एटीट्यूड को या तो बैड कहा है या एवरेज कहा। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सुधर सकता है शॉर्ट टर्म, प्रोवाइडेड देयर इज अ विलिंगनेस, देयर इज एन इफेक्टिव विल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, जो बड़ी बड़ी बात करता है
इसको बदलने के लिए आपको लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है। आपको क्या तकलीफ आती है जब आप एक बिल्डर हैं? क्या आपको आसानी से ग्राहक मिल जाते हैं? क्या मानव श्रम आसानी से बिहार में उपलब्ध है? ज़मीन मिल जाती है? किधर किधर आपको दिक्कत आती है या रुकावट पेश आती है? जब हम ज़मीन लेने जाते हैं, हमने 25 एकड़ ज़मीन हमें यहाँ लेनी है, 20 एकड़ तो लोगों ने दे दिया। अब वो बीच में 5 एकड़ वाले अब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि भैया आपने हमसे तो उनसे 2 लाख रुपए के लिए है, अब हमसे तो आप 10 लाख का दो, नहीं तो फिर मैं तो जमीन देने नहीं चला। काश ऐसा होता कि सरकार वैसे समय पे यदि लैंड एक्विजिशन में जो बचे हुए पार्ट हैं उसमें यदि सरकार मदद कर देती तो बात बन जाती। तो ये सब मुद्दा तो है, लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। अभी ओपी साहब हैं, मैं एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया हूं मनेर में। दुर्भाग्य की बात, मैंने 100 एकड़ जमीन में प्लान किया, ज्यादातर लोगों से बातें हो गई, लैंड पेमेंट फाइनल हो गया, 15 एकड़ जमीन वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया कि अब तो ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तो मैं अपनी जमीन क्यों बेचूं। और फिर अंततः क्या हुआ, 15 एकड़ के चलते हमारा पूरा का पूरा डेवलपमेंट वर्क, जहां से हम गुजर रहे हैं, यहां रोड बनना है, यहां पे उनकी 12 फुट जमीन है, मैं तो नहीं दूंगा भाई, आप 12 फुट के लिए मुझे 12 लाख दो, जबकि उसके लिए उनको 1 लाख रुपए देनी थी। तो मतलब ये क्या कि सरकार के ओर से लीगल मॉडलिटीज की शायद जरूरत ज्यादा है आज के डेट में। हम यहाँ पे यदि एक कट्ठे जमीन के लिए किसी को यदि 50 लाख भी देना पड़ता है तो हम मना के बातें करके प्यार से उनको सलाह के बात कर लेंगे, लेकिन जो 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन दिल्ली से आके खरीदेगा उसके लिए तो असंभव है। बड़ी स्पष्ट बात है कि असंभव है, सरकार को मदद करनी होगी। शिवराज जी, ऐसे में चाहे वो जमीन हो चाहे वो घर हो, बैंकों की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, एक अहम भूमिका होती है बैंक्स की। क्या इसमें भी कुछ नीतियां बदली जा रही है, कुछ ऐसे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के पास? हमने मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने 1000 हाउसिंग लोन दिए बिहार राज्य में, उसमें से करीब 40% हाउसिंग लोन अभी भी दिल्ली में हो रहे हैं। यानी दिल्ली में हमारे जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, ये एक प्रामाणिकता की बात ज़रूर है। आज जो हमारी क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी कितनी है ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक बहुत अच्छी डिमांड यहाँ पर उठी है कि बड़े बिल्डर यहाँ बुलाए जाएं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन लोगों के पास वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस, ये रियल्टी सेक्टर इतना आसान नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड उनके पास एक्सपीरियंस है, उसमें हम सभी लोगों को सुविधा होगी। वो एक अच्छी चीज़ बना के देते हैं और उनके पास अनुभव होता है, और वो सरकार को भी थोड़ा बहुत सुझाव और परामर्श दे सकते हैं। जहाँ तक हमारा आम्रपाली ग्रुप है, सुपरटेक है, गवर्संस है, DLF है, बड़े बड़े सब ग्रुप हैं। अगर ये ग्रुप यहाँ अपने पटना में खासकर बिहार राज्य में आएंगे तो हमारे यहाँ बिहार राज्य में बहुत सारे टाउन्स एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी डेवलप होंगे। ज़मीनी हकीकत है क्या? क्या अभी भी जो बातें कही जा रही हैं उस ढंग से हो नहीं पा रही हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? देखा जाए इसमें 2-3 बात है। पूरे देश में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो रियल एस्टेट में एक बूम आया। हमारा बिहार उसमें बहुत पिछड़ा हुआ था। लैंड की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड है, किसान नहीं देना चाहता है, 25 एकड़ चाहिए तो 20 एकड़ ले लिया, 5 एकड़ नहीं मिला, तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट को उसमें सोचना चाहिए। तीसरी एक सजेशन है पटना के लिए कि पटना में लैंड की दिक्कत है, तो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, प्रपोज्ड है। गंगा एक्सप्रेस वे में बहुत से बिल्डर्स साथी हमारे डिस्कशन कर रहे थे कि साहब 400 फीट सरकार जगह दे दे, जिसमें 200 फीट में वो रोड बना दें या इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, और 200 फीट को डेवलप करके वो अपना हाउसिंग का प्रोजेक्ट डालें। मेरे को लगता है कि सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और काफ़ी जगह निकल जाएगी उसमें। इस प्रपोजल को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। जहाँ तक हमारे बैंक के वरिष्ठ साथी हैं, तो बैंकों का रवैया बिहार के मामले में बराबर ही निगेटिव रहा। दिल्ली में अगर हम जाकर के ऑफिस खोले हुए हैं, ये शर्मा साहब हमारे दिल्ली में खोले हुए हैं, इनको वहाँ दे देंगे, लेकिन तिवारी जी अगर पटना में रजिस्टर्ड हैं तो नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि इनके दिमाग में ये है कि साहब ये तो हमारा डूब गया। तिवारी जी का अगर दिल्ली में है तो ठीक है, दैट इज राइट। ये बिहार के मामले में जो बैंकों का रवैया है ये बहुत दिन से निगेटिव है और इनको सुधारने की ज़रूरत है। डिपॉजिट हमारे यहाँ से लेते हैं और लेंडिंग करते हैं बाहर, ये नहीं चलेगा, बहुत दिन तक नहीं चलेगा, इनको सुधारने की ज़रूरत है।
There are 6 of the commissioners who are handling the finance, but none of them are putting in words together. यहाँ से जितना NPAs हुआ है, ह्यूज पैसा नहीं लौटाया गया, वहाँ क्रेडिट वर्दीनेस आपका कहाँ चला गया? बिल्कुल, एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पे बनाया और शायद ऑडियंस में भी कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं। या मैं चौधरी साहब से जरा एक सवाल जी, क्या ऐसा कुछ आंकड़ा है आपके पास कि हमारे यहाँ जो मतलब बिहार में जो हाउसिंग का डिमांड है ह्यूज, इट्स ह्यूज इन नंबर, सप्लाई बहुत कम है, जैसे अक्रॉस इंडिया भी है, तो क्या क्रेडिट वर्दीनेस भी इसको प्रभावित करता है? ये क्रेडिट वर्दीनेस का क्वेश्चन ये बैंकर्स उठाते रहे, शाह साहब ने ठीक ही कहा। मैं आपको याद दिलाऊं, हाईएस्ट लेवल्स में कई बार हमको बोलने का मौका मिला है और हमने पूछा है यहाँ के बैंकिंग इंडस्ट्री को, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, हमारे यहाँ डिमांड नहीं, आप मुझे बताएं कोई स्टडी दिखाएं। स्टेट बैंक के ऑफिसर को कहा, रिजर्व बैंक को कहा, बट हाईएस्ट लेवल में जो ये बताए कि हमारे यहाँ से कितने प्रपोजल आपको गए और आपने कितने को रिजेक्ट किया और क्यों रिजेक्ट किया। आई वॉन्ट टू हैव द स्टडी। हम आपको डेवलपमेंट बैंकिंग की जिम्मेदारी को याद दिलाना चाहेंगे। योर जॉब इज जस्ट नॉट टू एक्सेप्ट what are the banking conditions and credit worthiness. You have to develop that credit worthiness. You have to redefine that credit worthiness. Credit worthiness भी redefinable है, आप redefine कर सकते हैं और special circumstances में आप redefine कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जो हालत है बिहार की, और ये एक दिन से ठगा नहीं जा रहा, एक लॉन्ग ट्रेंड है कि 1/3 हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। क्यों है? अभी थोड़ा सा 2-3% हम देख रहे हैं। ये इसमें एक बायस का एलिमेंट है। इट्स नॉट ओनली अ बायस, हमारे खिलाफ ये बायस दूर होना चाहिए और हाउसिंग सेक्टर में इसकी बड़ी उपयोगिता है। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट वर्दीनेस में आजकल आप नए नए आधार नंबर की बात आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई लैंडलेस लेबर है और उसको घर की ज़रूरत है, फिर भी आप उसको क्रेडिट से आप वंचित करेंगे, तो कई चीज़ें हैं जो आप कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो रही, क्रेडिट वर्दीनेस की, 4 आदमी मिल करके एक दूसरे का गारंटर हो सकता है, तो उसमें इनोवेटिव अप्रोच लेने की ज़रूरत है। और जब इकॉनमी आपका स्लो डाउन कर रहा है, इंडियन इकॉनमी स्लो डाउन करके 5% पर चला गया, बिहार की इकॉनमी स्लो कर रही है, आप कैसे इसको बूस्ट करेंगे? हाउसिंग सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है जो आपके ओवरऑल ग्रोथ रेट को बूस्ट करेगा, लोगों को घर पहुंचाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, और ये एक बैंकिंग का अहम रोल है। मैं समझता हूँ क्रेडिट वर्दीनेस को फिर से रिविजिट करना चाहिए, रीडिफाइन करना चाहिए। Ask my question to the Mr. Bank Manager and the banker of the state, and suppose one of the lead bank managers as well. Being an engineer and executive engineer in the government of Bihar, I like to say that Mr. Shah Sahab has already raised this point, and we have been always talking about what is happening to the lead bank manager of the state. Why a person coming from south is getting a liability here of 400 crore rupees? He doesn't have that much of credit in his bank because he has more credit because he has done the job. So my contractor will never get up in my own state. And as it is for last 15 years, we didn't had any contract business. अभी मंत्री जी ने भी कहा कि इतने सारे PPP मॉडल पे आ रहे हैं. All the contracts are going to is backed by all the people from out of the south. Mr. Shah, you also should address this. This is the right forum. We have raised this point. You have raised. Mr. Chaudhary has raised. Sharma ji have raised. I am raising as a government officer, and I need that this should be addressed on the most high level. There are 6 of the commissioners who are handling the finance, but none of them are putting in words together. हम सभी लोग सब कॉन्ट्रैक्टर बन के काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक क्रेडिट फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है, सब कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलती। ये एक प्रॉब्लम है। सरकार बिल्कुल सही डिमांड है कि हमें क्यों नहीं मिलता। उसका कारण यही है, जितना भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अपने बिहार में स्टार्ट हुआ है या चल रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट 80% कॉन्ट्रैक्ट बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं। दे आर बेसिकली साउथ बेस्ड, और उन्हीं में क्रेडिट इनपुट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। CD रेशियो जहाँ तक हम की बात है, CD रेशियो नॉर्थ इंडिया की अपनी पूरी एक अलग कहानी है, साउथ इंडिया की अलग कहानी है। साउथ इंडिया में CD रेशियो इज मोर देन 100%। नॉर्थ इंडिया में किसी भी राज्य में 40-45% से CD रेशियो ज़्यादा नहीं है। उसका रीज़न ये रहा कि हम सभी लोगों की एक थोड़ा सा रहा कि क्रेडिट उतना ज़्यादा नहीं लेते, आवश्यकता के हिसाब से लेते हैं और कंजर्वेटिव वे में थोड़ा काम करते हैं। साउथ के चूँकि पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से उनके यहाँ क्रेडिट ऑफटेक ज़्यादा है,
अब जैसे अपने बिहार में बहुत सारा जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट था वो झारखंड के एरिया में चला गया, पूरी इंडस्ट्री जो है झारखंड एरिया में चली गई। अपने यहाँ पे एक नई इंडस्ट्री डेवलप होनी है, छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, फूड प्रोसेसिंग है या एग्रीकल्चर है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है या अपनी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, इनमें क्रेडिट ऑफ टेक उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए थोड़ा CD रेशियो कम है। रियल एस्टेट में कहा जाता था कि ब्लैक मनी का काफ़ी सर्कुलेशन हो। अगर बिहार जैसा, यूपी जैसा, ईस्टर्न उड़ीसा जैसा राज्य पिछड़ जाएगा तो इस देश को आप आगे नहीं, इसको रिविजिट कीजिए। ईमानदारी बरतने की जरूरत है बैंकिंग इंडस्ट्री को। रियल एस्टेट में कहा जाता था कि ब्लैक मनी का काफ़ी सर्कुलेशन होता है। ये बातें 2002-03 के बाद से एकदम शार्प कट हुआ। कारण क्या था? जब से IT इनेबल्ड सर्विसेज का इंडिया में काफ़ी विस्तार हुआ तो यंग जो होम सीकर्स हैं उन्होंने जिनका परसेंटम वही 55% में आता है, उन लोगों ने टोटली अपने आप को हाउसिंग लोन पे डिपेंड किया। और जहां हाउसिंग लोन मिलना होता है वहां पे रियल एस्टेट डेवलपर्स को कोई स्कोप नहीं है कि वो अपने प्राइसेस कुछ कर रहे हैं। ये आज से नहीं, पिछले 40 साल 50 साल से बैंकिंग लीडरशिप कर रही, और हमने सिर्फ इतनी मांग की है कि रिजर्व बैंक या जो लीडिंग स्टेट बैंक कोई अध्ययन हमको दिखाए जो यह बताए कि हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हमारा प्रोजेक्ट वर्थवाइल नहीं है, हमारा क्रेडिट वर्दीनेस कमजोर है। आप मुझे एक अध्ययन को कोट करके बताएं, तब मैं मानूंगा। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, व्हाट अबाउट NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? आप किसने लिया? बिहार के लोगों ने वो NPA किया है। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। आई हैव सम रिलेशनशिप विद द बैंकिंग ट्रेड यूनियंस और मेरे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। ये नॉर्थ वेस्ट जहां पावर सेंटर है, इकोनॉमिक पावर सेंटर, और साउथ, यहां से जितना NPAs हुआ है, ह्यूज पैसा नहीं लौटाया गया। वहां क्रेडिट वर्दीनेस आपका कहाँ चला गया? एक आदमी कहाँ चला गया? आप सिक्रेसी लॉ के तहत उसको डिस्क्लोज तक नहीं करते हैं। क्या इस जनता के को राइट नहीं है जाने के लिए कि किसने लूटा बैंकिंग इंडस्ट्री को? सच तो यह है कि मैं बताऊं कि जब से इंपीरियल कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली गया, नॉर्थ वेस्ट एंड थोड़ा सा साउथ ने इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी के पावर स्ट्रक्चर को कैप्चर कर लिया है, और उसका असर डिफरेंट इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स पर होता है। उसके पॉलिटिक्स पर पड़ता है, उसके एग्रीकल्चर पॉलिसी पर पड़ता है, इसके इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर चलता है। और हमारे साथ ये जो सौतेला भाई का व्यवहार हो रहा है और हम डिप्राइव्ड हो रहे हैं, और ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है। अगर बिहार जैसा, यूपी जैसा, ईस्टर्न उड़ीसा जैसा राज्य पिछड़ जाएगा तो इस देश को आप आगे नहीं, इसको रिविजिट कीजिए। ईमानदारी बरतने की जरूरत है बैंकिंग इंडस्ट्री को। आप इस बात को क्या नकार सकते हैं कि बैंकिंग कैपिटल, जो बैंक के जो मेजर कैपिटल्स हैं, कहाँ लोकेटेड हैं? क्या आप इसको नकार सकते हैं कि पहले जो इंटरलॉकिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड बैंकिंग था उसका कोई असर नहीं पड़ा? फिर से आपको अलाउ किया जा रहा है रिजर्व बैंक से प्राइवेट बैंक्स खोलने के लिए। उसका असर यह होगा कि जो इंक्लूसिव बैंकिंग की जो पॉलिसी है वो डाइल्यूटेड होगी, और इस बात की आशंका मुझे लगती है कि बिहार जैसा राज्य फिर पिछड़ जाएगा। लेकिन लार्जर सोशल इंटरेस्ट, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंटरेस्ट में इसको रिविजिट करना चाहिए, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इन जनरल एंड हाउसिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में इन पर्टिकुलर। और इससे आपको भी लाभ है। अगर आप डेवलपमेंटल बैंकिंग की तरफ जाएंगे, प्रमोशनल बैंकिंग की तरफ जाएंगे, अब तो जमाना बीत गया। यू हैव टू डेवलप आवर कैपेसिटी टू टेक लोन्स. You have to develop our capacity to repay loans. We have to develop our capacity to understand and get included in your overall banking system. ये आपकी जिम्मेदारी है, खास करके नेशनलाइज बैंक्स की जिम्मेदारी। ये बहस ऐसी है जो जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन शिवराज जी आपका भी और साथी में विनय जी आपका भी बहुत मैं ETV का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर ने एक चीज़ कही, उसको हम सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरीके की डिबेट अगर होंगी, कमियां हैं तभी तो हम लोग डिबेट कर रहे हैं। कमियां नहीं होती, डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। कमियां हैं, इसको बहुत ज़्यादा है, हम सब लोगों को मिलकर के आगे काम करना है। कमी किसी चीज़ की नहीं है, हम सभी लोग रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भी उम्मीद है कि इस कॉन्क्लेव में की गई ये जो चर्चा है जो कि बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूम देगी, एक दिशा देगी और उत्साह मिलेगा यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, साथ ही में बिल्डर्स को, क्योंकि सरकार धीरे धीरे अपनी नीतियों में बदलाव ज़रूर ला रही है और शायद इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आम जनता को ही होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे कि जितने भी मुद्दों पर चर्चा हुई, जितने भी आपने सुझाव सामने रखे यहाँ पर, जितनी भी बातें आपने कही, हम उनका एक चार्टर बनाएंगे, उनके पॉइंटर्स बनाएंगे और वो सरकार के सामने पेश करेंगे ताकि ये डिस्कशन आगे बढ़े, ये यहीं पर अधूरा न रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।